I welcome you all in this class. Topics for discussion in this class are factor income, transfer income, concept of normal residents, normal resident of India and known residents of India. तो इस क्लास में हम फैक्टर इनकम के बारे में पढ़ेंगे, ट्रांसफर इनकम के बारे में पढ़ेंगे, किसी देश में जो नॉर्मल रेजिडेंट्स होते हैं उसमें हम क्या क्या शामिल करते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे और लास्ट में हम कुछ एग्जाम्पल्स पढ़ेंगे नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ इंडिया के और नॉन रेजिडेंट्स ऑफ इंडिया के. So let us discuss about the factor income and transfer income. So what is the meaning of factor income? Factor income is earned by the factors of production. जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हैं वो अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं और उसके बदले में वो इनकम अर्न करते हैं, कमाते हैं इनकम को. जैसे आप जानते हैं फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कौन कौन से हैं. लैंड है, लेबर है, कैपिटल है, एंटरप्रेन्योरशिप है. ये जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है ये अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं प्रोड्यूसर्स को और उस सर्विस के बदले में इनको जो रिवार्ड मिलता है वो मिलता है इन द फॉर्म ऑफ रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड वेजेस. तो ये जो इनकम है इसका जो सम टोटल है इनकम का उसको हम कहते हैं फैक्टर इनकम. तो यहाँ से एक चीज़ क्लियर है कि जो फैक्टर इनकम है ये कमाई जाती है. दिस इज अर्नड इनकम. इसके लिए काम किया जाता है. इस इनकम के लिए अपनी सर्विसेज जो हैं वो प्रोवाइड करते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन और उसके बदले में उनको ये पैसा जो है मिलता है. सो दिस इज द अर्नड इनकम. ये इनकम कमाई जाती है, कमाई गई है, उसके बदले में कोई ना कोई काम किया गया है. और नेक्स्ट पॉइंट है कि इट इज इन्वॉल्व्ड इन द कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम. इसको हम नेशनल इनकम के कैलकुलेशन में शामिल करते हैं. इट इज बीइंग एडेड इनटू द नेशनल इनकम. दूसरी तरफ आपका पॉइंट है ट्रांसफर इनकम. तो ट्रांसफर इनकम क्या होती है? ट्रांसफर इनकम्स आर दोज इनकम्स विच आर रिसीव्ड बाय अ पर्सन एज हेल्प, डोनेशन एंड चैरिटी. ट्रांसफर इनकम वो इनकम होती है जो किसी भी व्यक्ति को एज ए हेल्प प्राप्त होती है. जैसे किसी को डोनेशन मिल गया, कहीं से चैरिटी मिल गई, ये क्या है? ये ट्रांसफर इनकम्स हैं और इस इनकम को कमाया नहीं जाता है. दिस इनकम इज नॉट अर्नड इनकम. दिस इज कॉल्ड द अनअर्न्ड इनकम. ये इनकम कमाई नहीं गई है, ये मिल गई है, बस एज ए हेल्प मिल गई है. और इस तरह की इनकम को, मतलब जो ट्रांसफर इनकम है, उसको हम नेशनल इनकम में शामिल नहीं करते हैं. ये भी आपको ध्यान रखना है कि इसको नेशनल इनकम में शामिल नहीं किया जाता है. सो लेट अस रिकैप इट वंस अगेन. जो फैक्टर इनकम है वो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कमाते हैं. फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कौन से हैं? लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप. और वो अर्न करते हैं रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट और वेजेस के रूप में. और जब हम रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट और वेजेस की जो इनकम है उसको ऐड करते हैं तो ये बन जाता है फैक्टर इनकम. और ये जो इनकम है ये अर्न की जाती है और इसको हम नेशनल इनकम में शामिल करते हैं. ऑन द अदर हैंड जो ट्रांसफर इनकम है वो एज ए हेल्प मिलती है, जैसे कि डोनेशंस हैं, चैरिटी है. और इस इनकम को हम कहते हैं कि ये इनकम कमाई नहीं जाती, अर्नड नहीं होती है और इसको हम नेशनल इनकम में ऐड नहीं करते हैं. सो दैट्स ऑल अबाउट द फैक्टर इनकम एंड ट्रांसफर इनकम. सो लेट अस डिस्कस अबाउट द नॉर्मल रेजिडेंट्स. सबसे पहले हम ये समझेंगे कि नॉर्मल रेजिडेंट क्या होता है. नॉर्मल रेजिडेंट इज सेड टू बी वन who resides in a country for 1 year or more than 1 year. पहली बात क्या है कि वो किसी देश में 1 साल या उससे ज़्यादा समय के लिए रह रहा होना चाहिए. और सेकंड क्या है? हिज ए सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट,
लाइज इन दैट कंट्री, उसकी जो आर्थिक रुचि है वो भी उसी देश में होनी चाहिए। सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट मतलब आर्थिक रुचि, और आर्थिक रुचि का मतलब है कि वो प्रोडक्शन, कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट उसी देश में करता हो। मतलब वो जो एक्टिविटीज कर रहा है प्रोडक्शन की, कंजम्पशन की या इन्वेस्टमेंट की, वो भी उसी देश में रिलेटेड होनी चाहिए। तो उसको हम कहते हैं नॉर्मल रेजिडेंट। तो नॉर्मल रेजिडेंट जो है कोई ऐसा व्यक्ति या संस्था है जो किसी देश में 1 साल या उससे ज़्यादा समय के लिए रह रहा हो और उसका जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट है वो उसी देश के अंदर हो, तो उसको हम कहते हैं नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री। और नॉर्मल रेजिडेंट जो है ही मे बी और मे नॉट बी द सिटीजन ऑफ दैट कंट्री, कि जो नॉर्मल रेजिडेंट हैं वो उस देश का नागरिक हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल कोई इंडियन है और वो यूएसए में 1 साल से ज़्यादा समय से रह रहा है और उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी यूएसए में है। अब वो नॉर्मल रेजिडेंट कहाँ का माना जाएगा? यूएसए का। लेकिन वो सिटीजन कहाँ का है? इंडिया का। तो ये ज़रूरी नहीं है कि जो नॉर्मल रेजिडेंट हो वो उस देश का सिटीजन भी हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। नॉर्मल रेजिडेंट किसी एक देश का नॉर्मल रेजिडेंट हो सकता है और किसी दूसरे देश का वो सिटीजन हो सकता है एट द सेम टाइम। सो ये भी आपको साथ में ध्यान रखना है। सो नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ ए कंट्री में हम क्या क्या शामिल करते हैं, लेट अस डिस्कस अबाउट इट। नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री इंक्लूड्स बोथ सिटीजन्स एंड इंस्टीट्यूशंस। तो किसी भी देश में जो सिटीजन और इंस्टीट्यूशन 1 साल से ज़्यादा समय से रह रहे हैं और इकोनॉमिक इंटरेस्ट उनका उसी देश में है, तो वो उस देश के नॉर्मल रेजिडेंट माने जाएंगे। तो मतलब पहला पॉइंट क्या हुआ कि इसमें हम दोनों को ही शामिल करते हैं, इसमें सिटीजन भी शामिल होते हैं किसी भी देश के और इंस्टीट्यूशंस भी शामिल होती हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज citizens of a country working in international organizations like World Bank, IMF, WHO and foreign embassies located in that country। मतलब जैसे इंडिया में जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस की ऑफिसेज हैं, जैसे मान लो वर्ल्ड बैंक ऑफिस है या IMF का ऑफिस है या WHO का ऑफिस है, उन ऑफिसेज के अंदर जो हमारे देश के लोग काम कर रहे हैं, इंडिया के सिटीजन काम कर रहे हैं। सिटीजन कहाँ के हैं? इंडिया के हैं। काम कहाँ कर रहे हैं? इंडिया में ही कर रहे हैं। और कहाँ कर रहे हैं? जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है उनके ऑफिसेज में कर रहे हैं। जैसे वर्ल्ड बैंक ऑफिस है इंडिया में, IMF का है या WHO का है, उन ऑफिसेज में जो हमारे इंडियंस काम कर रहे हैं वो हमारे देश के नॉर्मल रेजिडेंट हैं, काम भले ही वो उसमें कर रहे हैं। सिमिलरली इंडिया में बहुत सारी फॉरेन एम्बेसीज भी हैं, तो उन एम्बेसीज में काम करने वाले जो इंडियंस हैं वो भी हमारे ही देश के नॉर्मल रेजिडेंट हैं। तो ये बाकी देशों के लिए भी सेम रूल है। सो लेट अस रिकैप इट कि नॉर्मल रेजिडेंट में कौन कौन शामिल होता है? सिटीजन एंड इंस्टीट्यूशंस बोथ, और किसी भी देश के नागरिक जो उस देश में स्थापित इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे वर्ल्ड बैंक है, IMF है, WHO है, और भी बहुत सारे होंगे, या जो फॉरेन एम्बेसीज लोकेटेड हैं हमारे देश में, उसमें काम करने वाले जो इंडियंस हैं उनको हम नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ इंडिया कहेंगे। वो इंडिया के ही नॉर्मल रेजिडेंट माने जाएंगे, भले ही वो फॉरेन एम्बेसीज में काम कर रहे हैं या वो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के ऑफिसेज में काम कर रहे हों। तो यू नीड टू रिमेंबर दिस। नेक्स्ट पॉइंट इज citizen of a country living abroad for less than 1 year with economic interest in their home country।
कोई भी व्यक्ति जो दूसरे देश में रह रहा हो 1 साल से कम समय से और उसका जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट है वो अपने ही देश में सीमित हो, तो वो अपने ही देश का नॉर्मल रेजिडेंट माना जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, कोई इंडियन है, वो ऑस्ट्रेलिया चला गया, वहाँ पे वो 1 साल से कम समय से रह रहा है, मतलब उसको वहाँ रहते हुए 1 साल नहीं हुआ, और साथ में उसका जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट है वो भी इंडिया में ही है। उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑस्ट्रेलिया में नहीं है, वो बस रह रहा है वहाँ पे 1 साल से, तो वो इंडिया का नॉर्मल रेजिडेंट माना जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट इज बॉर्डर वर्कर्स। जो बॉर्डर्स पे काम करते हैं, देश के बॉर्डर्स पे जो काम करते हैं, और जो वर्कर काम करने के लिए डेली बेसिस पे दूसरे देश में जाते हैं, लेकिन फिर शाम को अपने घर में अपने देश में वापस आ जाते हैं, क्योंकि बॉर्डर क्रॉस कर रहे हैं, फिर काम खत्म करके शाम को वापस घर। तो बॉर्डर वर्कर्स हु क्रॉस बॉर्डर्स ऑन द डेली बेसिस, जो डेली काम करने के लिए दूसरे देश में जाते हैं लेकिन शाम को अपने घर में वापस आ जाते हैं, तो आर व्हाट द नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ दैट कंट्री इन विच दे रिजाइड। तो जिस देश में वो रहते हैं उस देश के वो नॉर्मल रेजिडेंट माने जाएंगे। जैसे मान लीजिए सपोज एयर इंडिया की जो फ्लाइट्स हैं वो डेली बेसिस पे दुबई जा रही है, या मान लो नेपाल जा रही है। अब उसमें जो फ्लाइट्स हैं उसमें काम करने वाला जो स्टाफ है, पायलट हैं, एयर हॉस्टेसेस हैं, वो डेली बेसिस पे तो जा रहे हैं ना, बॉर्डर क्रॉस करके काम कर रहे हैं, वापस आ रहे हैं। तो वो कहाँ के नॉर्मल रेजिडेंट माने जाएंगे? वो इंडिया के नॉर्मल रेजिडेंट माने जाएंगे। इसी तरह से कुछ और स्टाफ भी हो सकता है जो डेली बेसिस पे बॉर्डर क्रॉस कर रहा है और शाम को घर वापस आ रहा है, अपने देश में वापस आ रहा है। तो ऐसे जो बॉर्डर वर्कर्स होते हैं वो उसी देश के नॉर्मल रेजिडेंट होते हैं जिस देश में वो रहते हैं। जैसे मैंने अभी बताया कि इंडिया क्या जो फ्लाइट्स हैं उसमें जो इंडियंस काम करते हैं, जो भले ही किसी और दूसरे देश में रोज फ्लाइट्स में जा रहे हैं, आ रहे हैं, आई मीन वो उस फ्लाइट का हिस्सा हैं, उसका स्टाफ मेंबर हैं उस फ्लाइट के, उस एरोप्लेन के, चाहे वो एयर हॉस्टेस है या पायलट्स हैं या बाकी और हेल्पिंग स्टाफ है, तो वो डेली बेसिस पे बॉर्डर क्रॉस कर रहे हैं लेकिन रहते हुए इंडिया में हैं, तो इसलिए वो नॉर्मल रेजिडेंट भी इंडिया के ही माने जाएंगे। नेक्स्ट इज ऑफिशियल्स, डिप्लोमैट्स एंड मेंबर्स ऑफ आर्म्ड फोर्सेस ऑफ अ फॉरेन कंट्री। किसी भी फॉरेन कंट्री के जो ऑफिशियल्स होते हैं या डिप्लोमैट्स होते हैं या उस देश की आर्मी के कोई मेंबर्स या स्टाफ होता है, they are treated as the normal resident of the country to which they belong। तो वो उसी देश के नॉर्मल रेजिडेंट माने जाते हैं जिस देश से वो बिलोंग करते हैं। जैसे मान लीजिए कि जो इंडिया के जो मिलिट्री बेस हैं, जैसे फॉरेन कंट्रीज में हैं, तजाकिस्तान में है, तो वहाँ पर जो हमारा मतलब कि उस मिलिट्री बेस में जो हमारे इंडियंस काम कर रहे हैं वो इंडिया के ही नॉर्मल रेजिडेंट माने जाएंगे। इसी तरह से हमारे जो डिप्लोमैट्स हैं इंडिया के, जो फॉरेन कंट्रीज में अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं ऑन बिहाफ ऑफ इंडिया, या ऑफिशियल्स हैं जो इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं दूसरे देशों में, तो वो भी इंडिया के ही नॉर्मल रेजिडेंट माने जाते हैं। तो ये ध्यान रखना है कि जैसे इंडिया का कोई भी ऑफिशियल है जो बाहर पोस्टेड है, डिप्लोमैट्स हैं इंडिया के, या मेंबर ऑफ आर्म्ड फोर्सेस हैं जो विदेशों में काम कर रहे हैं, लेकिन वो काम इंडिया के लिए कर रहे हैं, इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सो दे आर द नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ इंडिया।
नाउ लेट अस डिस्कस कि नॉर्मल रेजिडेंट में हम किसको शामिल नहीं करते हैं। जैसे अगर हम इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो इंडिया में हम किसको नॉर्मल रेजिडेंट में शामिल नहीं करेंगे, तो उसमें हम शामिल नहीं करेंगे। उसके लिए पहला पॉइंट है द फॉरनर्स हु विजिट अ कंट्री फॉर ट्रैवलिंग। जैसे इंडिया में कोई विदेशी लोग आते हैं, हमारे देश में आ रहे हैं, किस लिए आ रहे हैं? ट्रैवलिंग के लिए या फिर रिक्रिएशन के लिए, घूमने फिरने के लिए, हॉलीडेज मनाने के लिए, कॉन्फ्रेंसेस के लिए आ रहे हैं, या स्टडीज़ के लिए आ रहे हैं, या मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए आ रहे हैं, या स्पोर्ट्स के लिए आ रहे हैं, तो वो इंडिया के नॉर्मल रेजिडेंट नहीं माने जाएंगे। और इसी तरह से अगर इंडियंस इन पर्पस के लिए किसी भी दूसरे देश में जाते हैं, जैसे ट्रैवलिंग के लिए जा रहे हैं, या रिक्रिएशन, हॉलीडेज, कॉन्फ्रेंसेस, स्टडीज़, मेडिकल ट्रीटमेंट या स्पोर्ट्स के लिए जा रहे हैं इंडियंस दूसरे देशों में, तो भी वो वहाँ के नॉर्मल रेजिडेंट नहीं माने जाएंगे। वो नॉर्मल रेजिडेंट सिर्फ इंडिया के ही रहेंगे। नेक्स्ट पॉइंट इज ऑफिशियल्स, डिप्लोमैट्स एंड मेंबर्स ऑफ आर्म्ड फोर्सेस ऑफ अ फॉरेन कंट्री पोस्टेड इन अ कंट्री। जैसे हमारे देश में जो फॉरेनर डिप्लोमैट्स हैं, या फॉरेन कंट्रीज़ के आर्म्ड फोर्सेस का स्टाफ है या मेंबर्स हैं, या फॉरेन ऑफिशियल्स हैं जो इंडिया में पोस्टेड हैं, जो अपनी कंट्री को इंडिया में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो भी इंडिया के नॉर्मल रेजिडेंट नहीं होंगे, बल्कि वो उसी देश के नॉर्मल रेजिडेंट माने जाएंगे जिस देश को वो बिलोंग करते हैं। जैसे यूएसए का मान लीजिए कोई मिलिट्री स्टाफ है जो इंडिया में है, या किसी और देश के डिप्लोमैट्स हैं जो इंडिया में पोस्टेड हैं, या ऑफिशियल्स हैं जो इंडिया में पोस्टेड हैं, वो अपने अपने देश के नॉर्मल रेजिडेंट माने जाएंगे, ना कि इंडिया के। नेक्स्ट पॉइंट इज ब्रांचेस ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस लोकेटेड इन अ कंट्री। जो किसी भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की ब्रांच या ऑफिस किसी भी देश में खुला हुआ है, वो उस देश का नॉर्मल रेजिडेंट नहीं है। जैसे इंडिया में WHO का या वर्ल्ड बैंक का या IMF का कोई ऑफिस जो खुले हुए हैं इंडिया में, वो जो ब्रांचेस हैं, वो ब्रांचेस इंडिया के नॉर्मल रेजिडेंट्स नहीं हैं। वो उसी देश के नॉर्मल रेजिडेंट होंगे जिस देश में उस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का हेड ऑफिस है, जहां पर उनकी स्थापना हुई है। नेक्स्ट इज क्रू मेंबर्स ऑफ फॉरेन वेसल्स। तो फॉरेन वेसल्स के जो क्रू मेंबर्स हैं उनको भी इसमें शामिल नहीं किया जाता है, वो भी नॉर्मल रेजिडेंट नहीं होंगे इंडिया के। इसी तरह से सपोज कोई नॉन रेजिडेंट एंटरप्राइजेस है इंडिया में, और उसमें मशीनरी इंस्टॉल करने के लिए फॉरेनर्स आ जाते हैं इंडिया में, तो उनको भी हम इंडिया का नॉर्मल रेजिडेंट नहीं कहेंगे। दूसरे शब्दों में हम इसको यूं कह सकते हैं कि फॉरेनर्स हु आर एम्प्लॉइज ऑफ नॉन रेजिडेंट एंटरप्राइजेस and who have come to the country for purpose of installing machinery in these enterprises। फॉरेनर्स आ रहे हैं, वो अपनी नॉन रेजिडेंट एंटरप्राइजेस में मशीनरी इंस्टॉल करने आए हैं, वो भी उस देश के नॉर्मल रेजिडेंट नहीं होंगे जहां पर वो विजिट कर रहे हैं, बल्कि वो अपने ही देश के जहां के वो नागरिक हैं उसी देश के वो नॉर्मल रेजिडेंट जो हैं वो माने जाएंगे। So let us discuss about the examples of normal resident of India and
नॉन रेजिडेंट ऑफ इंडिया। तो जो इंडियंस इंडिया में जो फॉरेन एम्बेसीज हैं उनमें काम कर रहे हैं, या इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के जो ऑफिसेज हैं उनमें काम कर रहे हैं जो इंडिया में लोकेटेड हैं, मतलब वो इंडियंस जो इंडिया में लोकेटेड फॉरेन एम्बेसीज या इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के ऑफिसेज में काम करते हैं, वो इंडिया के ही नॉर्मल रेजिडेंट होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज एम्बेसडर्स फॉर इंडिया इन रेस्ट ऑफ वर्ल्ड। एम्बेसडर्स फॉर इंडिया इन रेस्ट ऑफ वर्ल्ड, विदेशों में जो भारतीय एम्बेसडर हैं जो इंडिया को वहाँ रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो भी इंडिया के ही नॉर्मल रेजिडेंट होते हैं। भले ही वो विदेशों में रह रहे हैं, लेकिन वो इंडिया को वहाँ रिप्रेजेंट कर रहे हैं। दे आर एम्बेसडर्स फॉर इंडिया इन द रेस्ट ऑफ वर्ल्ड। वो विश्व के अलग अलग देशों में इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो उन एम्बेसडर्स को हम इंडिया का ही नॉर्मल रेजिडेंट मानते हैं। नेक्स्ट इज फॉरेनर्स लिविंग इन इंडिया फॉर मोर देन 1 ईयर। मतलब ऐसे फॉरेनर्स जो इंडिया में 1 साल से ज़्यादा समय के लिए रह रहे हों और उनका इंडिया में ही इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी हो, देयर इकोनॉमिक इंटरेस्ट लाइज इन इंडिया, तो ऐसे फॉरेनर्स को भी हम नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ इंडिया ही कहते हैं। लेकिन इसमें हम उन लोगों को शामिल नहीं करते हैं जो इंडिया में स्टडी पर्पस के लिए या मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए आए हों, वो इंडिया का नॉर्मल रेजिडेंट नहीं माना जाता। सो लेट अस डिस्कस अबाउट नॉन रेजिडेंट इंडियंस। इसके कुछ एग्जांपल्स हम डिस्कस करेंगे। नॉन रेजिडेंट ऑफ इंडिया, उसमें हम किस चीज़ को शामिल करते हैं? फॉरेनर्स वर्किंग इन इंडियन एम्बेसीज इन द रेस्ट ऑफ वर्ल्ड। जो फॉरेनर्स फॉरेन कंट्रीज में इंडिया की एम्बेसीज में काम करते हैं, वो नॉन रेजिडेंट ऑफ इंडिया है। जैसे मान लो यूएसए के सिटीजन इंडिया की जो एम्बेसी है यूएसए में उसमें काम कर रहे हैं, तो वो क्या कहलाएंगे? नॉन रेजिडेंट्स ऑफ इंडिया। नेक्स्ट इज फॉरेनर्स वर्किंग इन WHO, IMF लोकेटेड इन इंडिया, कि जो फॉरेनर्स इंडिया में इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में काम कर रहे हैं, वो भी इंडिया के नॉन रेजिडेंट्स होते हैं। दे आर नोन एज नॉन रेजिडेंट्स ऑफ इंडिया। सिमिलरली एम्बेसडर्स इन इंडिया फ्रॉम रेस्ट ऑफ वर्ल्ड, जो फॉरेन कंट्रीज के एम्बेसडर इंडिया में होते हैं, जैसे बहुत सारी एम्बेसीज हैं इंडिया में दूसरे देशों की, उनमें जो एम्बेसडर्स होते हैं जो अपनी अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करते हैं इंडिया में, दे आर नोन एज नॉन रेजिडेंट्स ऑफ इंडिया। नेक्स्ट पॉइंट इज फॉरेन टेक्निकल एक्सपर्ट वर्किंग इन इंडिया फॉर अ पीरियड ऑफ लेस देन 1 ईयर। जो फॉरेन टेक्निकल एक्सपर्ट्स हैं जो इंडिया में 1 साल से कम समय के लिए यहाँ पे रह रहे हैं या काम कर रहे हैं, वो भी नॉन रेजिडेंट्स ऑफ इंडिया कहलाएंगे। तो फॉरेन टेक्निकल एक्सपर्ट्स हु आर वर्किंग इन इंडिया फॉर अ पीरियड ऑफ लेस देन 1 ईयर, they are also known as non-residents of India. Now it is very very important to note this point, ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो नेशनल इनकम है उसमें हम जो इंक्लूड करते हैं, वी इंक्लूड द इनकम ऑफ ओनली द नॉर्मल रेजिडेंट्स। ये ध्यान रखना है आपने। इंडिया की नेशनल इनकम में सिर्फ नॉर्मल रेजिडेंट्स की इनकम को ही शामिल किया जाएगा। द इनकम ऑफ ओनली नॉर्मल
रेजिडेंट्स। बट ऑन द अदर हैंड जो नॉन रेजिडेंट्स हैं, इंडिया के जो नॉन रेजिडेंट्स हैं, उनकी इनकम को नेशनल इनकम में शामिल नहीं किया जाएगा। भले ही ये जो नॉन रेजिडेंट्स ऑफ इंडिया हैं, भले ही ये इंडिया के सिटीजन क्यों ना हो, मतलब कि अगर कोई नॉन रेजिडेंट इंडियंस में आता है और भले ही है वो इंडिया का सिटीजन हो, उसके बावजूद भी उसकी जो इनकम है वो नेशनल इनकम में शामिल नहीं की जाएगी। So dear students, if you find this content meaningful and helpful to you, if you like this video, then please share this to other students also, those who can be benefited from this. Thank you.